हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक, तो आशा करते हैं आप कंटिन्यू जो है हमारे साथ चैनल से जुड़कर पढ़ रहे होंगे और हमारे इस चैनल का आप जो है लाभ ले रहे होंगे। आपको नहीं पता कि आप जो है हमारे संकल्प को भी पूरा कर रहे हैं। एक भी बच्चा छूटे नहीं, है ना। बस्तर का जो है एक भी बच्चा न छूट पाए, शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए हमने एक मुहिम चलाया था जो हम कर सकते थे। ठीक, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके तहत हम जो है हर एक घर के बच्चे के साथ जो है जुड़ सकते हैं। बस उन बच्चों को हम तक जुड़ने के लिए आपकी सहयोग की आवश्यकता है। आप ज्यादा से ज्यादा इन्हें ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है। ओके, तो हमारे बस्तर को आगे आने में आप सब अपना योगदान जरूर दीजिएगा, ताकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो है हम अच्छे से कवर करें और अच्छे अंकों के साथ जो है अपने गांव, स्कूल, अपने माँ बाप का नाम जो है आगे लाएं। ओके, ठीक, चलिए। तो आज हम एक इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सतह रसायन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पिछले टॉपिक में पिछले वीडियो में हमने चर्चा करी थी कि कोलाइडों का वर्गीकरण, जिसमें द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड। तो द्रव विरोधी कोलाइड में हमने देखा था साबुन का मिशेल। तो आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो हेडिंग लगाइएगा, साबुन की क्रियाविधि। मिशेल हमने सीखा था। ठीक, मिशेल जो है हमने सीखा था, जिसको और जिसमें क्या होते हैं, अणुएं जो है आपस में जुड़ जाती हैं, संगुणित हो जाती हैं और एक बृहद संरचना का आकार जो है ले लेती हैं, उसे मिशेल कहते हैं। ठीक, हमने देखा था कि जब किसी विलयन में जो विलेय की सांद्रता होती है कम होती है, तो वो एक सामान्य विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करता है। लेकिन उसी विलयन की सांद्रता को अगर बढ़ा दिया जाए, उनके अणुओं की संख्या को बढ़ा दिया जाए, तो वह एक कोलाइड की तरह काम करता है। वह ऐसा काम क्यों करता है, इसके पीछे कारण था कि अणुओं की संख्या बढ़ने से, सांद्रता बढ़ने से अणुएं आपस में संगुणित हो जाती हैं। संगुणित हो कर जो है बृहद संरचना का निर्माण करती है, जिससे कोलाइड बनता है। उस बृहद संरचना को जो है मिशेल कहते हैं। जैसे साबुन से पानी के साथ हाथ रगड़ो तो झाग निकल जाता है, वो मिशेल। ठीक है, तो चलिए भाई, साबुन की क्रियाविधि को आज समझते हैं। ठीक, हेडिंग लगाइए, साबुन की क्रियाविधि। साबुन की क्रियाविधि। साबुन की क्रियाविधि कैसे काम करता है साबुन, इसकी क्रियाविधि पे सबसे पहले तो बात आती है कि ये साबुन है क्या। इसे कहते हैं साबुन। साबुन जो होता है यह उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वसी अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं। पोटेशियम लवण होते हैं। ओके, होते हैं। साबुन जो होता है वह उच्च वसी अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक, अगर हम साबुन का सूत्र देखें, C17H35, C17H35 COONA, है ना। ओके, C17H35 COONA, यह एक साबुन है। ठीक है, ओके। तो हमको चर्चा करनी है क्या, साबुन की क्रियाविधि।
साबुन की क्रिया विधि। साबुन है उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण, इसका सूत्र है C17H35COONA। ओके, तो साबुन की क्रिया विधि में देखें तो ये जो है दो सिरे में बढ़ता है। ठीक, ये जो इधर सिरा है ये ऐसे कार्बन सिरा, ये सिरा जो है इधर कार्बन वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला पूरा कार्बन हाइड्रोजन वाला, और इधर जो है COO, ये COO, C डबल बॉन्ड O और O इसके पास ऐसे माइनस है ना, क्योंकि ये यहां से ब्रेक होके अलग चले जाता है, माइनस हो जाता है, इधर प्लस हो जाता है, तो ये है। ठीक, यहाँ पे दो सिरे हैं साबुन में जो है, दो सिरे। ओके, ये वाला सिरा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला सिरा जिधर माइनस आयन है, ठीक, ये आयनिक सिरा होती है। क्या होती है? आयनिक सिरा। आयनिक सिरा, आयनिक सिरा जो है उसपे आयन है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक, ये आयनिक सिरा जो होता है, यह सिरा होता है जल स्नेही सिरा। ऐसा होता है ये जल स्नेही सिरा, आयनिक सिरा, जल स्नेही सिरा। ओके, इधर जो है यहां से लेकर ये यहाँ पे कार्बन कार्बन ऐसे जो 17 दिख रहा है ना, ये सब कार्बन ऐसे होते हैं, और इन कार्बन के साथ लगा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबके साथ इधर जो है कार्बन को उसकी संयोजकता पूरा करते हुए सब साइड क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। ठीक, ये जो है क्या है? हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन है इसलिए हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ जो है लंबा है, 17 कार्बन है तो 17 कार्बन होने तक इधर लंबा है। ठीक, हमने इतना ही को बनाया। ठीक, हाइड्रोकार्बन जो है ये पूंछ, ऐसा इसको माना जाता है। ठीक, आयनिक सिरा है उधर इस साइड वाला, और ये आयनिक सिरा जल स्नेही सिरा होता है। ये हाइड्रोकार्बन वाला जो है ये पूंछ वाला हिस्सा है, और ये जो होता है जल विरोधी सिरा होता है। कैसा होता है भाई? ये जल विरोधी सिरा। ठीक, तो आपने देखा कि साबुन जो होता है उच्च अम्लीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिसका फॉर्मूला जो है C17H35COONA है, और इस साबुन का स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये आयन जो है इधर अलग हो जाता है, और इधर हाइड्रोकार्बन का जो है पूंछ है। ये हाइड्रोकार्बन का पूंछ जल विरोधी सिरा है, और वहीं आयनिक सिरा जो है वो जल स्नेही सिरा है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ओके, ठीक, यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे समझते हैं कि साबुन कैसे काम करता है। ओके, ठीक है भाई। हो गया? ठीक, ठीक, तो हमने सीखा समझा कि साबुन के अणु में दो सिरा है, एक जल स्नेही सिरा, जल विरोधी सिरा। जल स्नेही सिरा जो होती है वह आयनिक सिरा है, और जल विरोधी सिरा जो है वो हाइड्रोकार्बन पूंछ है। ओके, इस तरीके से साबुन में हमने देखा कि साबुन जो होता है उसमें दो सिरा होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन वाला सिरा, ये जो है, ये जो है आयनिक सिरा है। कौन सी सिरा? आयनिक सिरा। और ये आयनिक सिरा जो होती है ये कैसी होती है? द्रव स्नेही या जल स्नेही, जल स्नेही होता है। और वहीं ये जो दिख रहा है ये हाइड्रोकार्बन पूंछ, क्योंकि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन पूंछ। और ये हाइड्रोकार्बन पूंछ जो है क्या है? जल विरोधी। कैसा है? जल विरोधी। ठीक, ये सिरा जो है जल विरोधी। अब होता क्या है? आप देखेंगे ग्रीस, है ना, मान के चलो आपके कपड़े में क्या लग गया है? ग्रीस लग गया। ओके, ग्रीस जो लगा है, ग्रीस जिस हिस्से पे लगा हुआ है वहां पे जल विरोधी सिरा जाकर जुड़ जाता है। ठीक, मान लो
ये कपड़ा है, इस कपड़े में क्या लगा है? ग्रीस। ये क्या है भाई? ग्रीस लगा है, तेल लगा है। ठीक, तेल जो है किससे जुड़ेगा? जल विरोधी सीरा से। ग्रीस जो है जल विरोधी सीरा से जुड़ता है, जल विरोधी सीरा। और साबुन का जल विरोधी सिरा कौन है भाई? पूंछ वाला हिस्सा। यानी कि पूंछ वाले हिस्से से जो है क्या होगा? पानी साबुन के अणु इस ग्रीस से जुड़ेंगे। ठीक, तो हम इनको ऐसे दिखा सकते हैं। हमने यहाँ जो बनाया है इस ये आयनिक सीरा है जो जल स्नेही है, और इसको बना देते हैं ये जो है हाइड्रोकार्बन वाला सीरा। ठीक, ये आयनिक सीरा, ये जो है हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला सीरा। ठीक, ये पूंछ वाला सीरा, ऐसे अपन करते हैं। तो यहाँ होगा क्या? आयनिक सिरा इधर है तो ये क्या है? पूंछ इधर से आके क्या होगा? इससे जुड़ेगा। आयनिक सिरा इधर है तो इससे क्या होगा? यहाँ पूंछ आकर जुड़ेगा। इस तरीके से जो है इसके साथ बहुत सारे साबुन के जो अणुए हैं, है ना, इस तरीके से आकर जुड़ जाते। इस तरीके से आके यहाँ से क्या होंगी? ये जुड़ेंगी। ठीक, पूंछ वाले भाग से ग्रीस के साथ जुड़ता है साबुन का अणु, और ये जल विरोधी है। जल विरोधी अनायनिक सीरा है ना, अनायनिक सीरा या जल विरोधी सीरा। ठीक है, ओके। अब होता क्या है? आयनिक सीरा, पानी क्या है? पानी इस तरीके से होगा। पानी के अणुओं में इस तरीके से पानी के अणुएं होंगी, ऐसे ऐसे पानी के अणुएं होंगी। तो ये माइनस जो है पानी के इस अणु के साथ ऐसे जुड़ जाता है। ठीक, हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ता है, इस हाइड्रोजन के साथ ऐसे जुड़ेगा। ये कौन सी सीरा है? ये है आयनिक सीरा। आयनिक सीरा। और आयनिक सीरा क्या होता है भाई? द्रव स्नेही, जल स्नेही है, जल स्नेही सीरा है। जल स्नेही सीरा है, इसलिए क्या होता है? जल के अणुओं के साथ जुड़ता है। ओके, जल के अणुओं के साथ जो है जुड़ता है। ये क्या है? ये जल का अणु है, जल का अणु। अब समझिए इसको। तो साबुन में दो सिरे हैं, एक द्रव स्नेही और दूसरा द्रव विरोधी। तो द्रव स्नेही सिरा जो होता है ना, और सबसे पहले क्या होता है? द्रव विरोधी जो सिरा होता है वह ग्रीस या गंदगी से अपने पूंछ वाले भाग से जुड़ता है ना। द्रव स्नेही, द्रव विरोधी सिरा इस गंदगी ग्रीस से जुड़ता है। ठीक, इस साइड से सब जुड़ गए, चारों ओर से इसको घेर लिए। अब देखो इनका जो है द्रव स्नेही सिरा जो आयनिक सिरा है वो फ्री है। ये आयनिक सिरा क्या होता है? पानी के अणु, देखो इधर से एक पानी का अणु इसके साथ, ऐसे ही इस चारों ओर जो है पानी के अणु आती हैं। ये आयनिक सिरा जो है, जो द्रव स्नेही सिरा होता है वो द्रव के अणुओं के साथ जुड़ जाती है। इधर उसका पूंछ किससे जुड़ा है? ग्रीस से। ग्रीस से जुड़ा है। जैसे ही कपड़े में साबुन लगाते हैं, जो ग्रीस वाला भाग रहता है वो साबुन के पूंछ वाले हिस्से में जुड़ जाता है। अब वो क्या हो गया? पूंछ वाले हिस्से में जुड़ा हुआ है गंदगी। अब क्या करते हैं? इस कपड़ा को ले जाके कहां डोबते हैं? पानी में डोबते हैं। जैसे में पानी में डोबते हैं तो झाग में जो आयनिक सिरा होता है, जो द्रव स्नेही सिरा होता है, वो पानी के अणुओं के साथ जुड़ जाती है। ऐसे पानी के अणुओं के साथ उधर आयनिक सिरा जुड़ गया है, अनायनिक सिरा जो है गंदगी के साथ। तो पानी के अणुओं के साथ गंदगी जो है वही रुक जाती है, और कपड़ा को निकालते हैं तो कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से साबुन की क्रियाविधि होती है। ठीक, तो आपको समझना होगा कि अनायनिक सीरा यानी कि जो हाइड्रोकार्बन वाला पूंछ वाला भाग होता है वो गंदगी से जुड़ता है। गंदगी के साथ जुड़ गया तो उसके साथ जुड़ गया। अब क्या करते हैं? झाग लगे हुए कपड़े को हम पानी में डोबते हैं। जैसे पानी में डोबेंगे तो उस झाग वाले का जो आयनिक सिरा है वो तो फ्री था ना, पानी में जैसे ही डोबेंगे तो पानी के अणुओं के साथ वो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, बंध बनाएगा। तो पानी के अणु है उसको बाहर आने नहीं देगी, उसको बाहर आने नहीं देगी तो उसके दूसरे सिरे में गंदगी है, तो गंदगी भी पानी में रह जाएगा। कपड़ा को उठाओगे तो कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। ये क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप है, यानी कि साबुन की क्रियाविधि। ठीक है, इस तरीके से कपड़ा क्या हो जाता है? साफ हो जाता है, गंदगी पानी के साथ जो है अलग हो जाता है। ठीक है, आपने यहां देखा कि सामान सामान को घोल रहा है, सामान सामान को घोलता है, सामान सामान को घोलता है। कैसे? कि अनआयनिक सिरा किसको घोलता है? ग्रीस को।
अनआयनिक सीरा किसको घोलता है? ग्रीस को। आयनिक सीरा के साथ क्या होता है भाई? आयनिक सीरा, आयनिक सीरा से कौन जुड़ता है? जल जुड़ता है। ठीक, जल जुड़ता है, आयनिक सीरा से जल जुड़ता है। ठीक, जब आयनिक सीरा से जल जुड़ता है, देखो कैसे जुड़ते हैं इनके अणु। ये गंदगी था यहां, ठीक, इधर से आयनिक सीरा, इसका आयनिक सीरा ऐसे, इसका आयनिक सीरा, ये जो ऐसा टेढ़ा टेढ़ा खींच रहे हैं, इससे समझ आ रहा है ना? हाँ भाई, ये हाइड्रोकार्बन है, अच्छा से आप बनाइएगा ऐसे। ऐसे जो है उस गंदगी को चारों ओर से साबुन के जो है घेर लेता है। ठीक, इस प्रकार बृहद संरचना बनती है। इसी संरचना को क्या बोलते हैं? मिसेल बनता है, जहां पे आयनिक सीरा अनायनिक सीरा दोनों होते हैं, ग्रीस के साथ जुड़े रहते हैं, पानी के साथ जुड़े रहते हैं, मतलब इन्हीं का ये जो होता है, ये क्या कहलाता है? मिसेल कहलाता है, साबुन का मिसेल, जो कि झाग है। ठीक है भाई, ओके। इस मिसेल में जो अणुओं का आकार होता है वह 1000 नैनोमीटर या इससे अधिक होती है, 1000 नैनोमीटर या इससे अधिक होती है। ठीक है भाई, ओके। इस तरीके से जो है साबुन का जो है क्रियाविधि होती है। चलिए लिख लीजिए। हो गया? ठीक, ये है साबुन की क्रियाविधि, क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ सोप। ठीक, इस तरीके से वो क्या होता है, इनके अणुओं का आकार 1000 से जो है ऊपर होता है, हाँ, तो 1000 नैनोमीटर या इससे अधिक होता है। ठीक, अब देखते हैं कोलाइडों का निर्माण। कोलाइडों का निर्माण, ये कोलाइडें बनती है। ठीक, हेडिंग लगाइए, कोलाइडों का निर्माण। कोलाइडों का निर्माण, कोलाइड बनाते समय हम कुछ जो है द्रव के साथ जो है आसानी से क्रिया करके बनाती हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड, जो आसानी से जो है द्रव के साथ क्रिया करके कोलाइड बनाते हैं। तो जो कोलाइड होते हैं, इनके कणों का आकार कितना होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक, है ना? ये कोलाइड के कणों का आकार है। तो द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं? आसानी से जो है कोलाइड बना लेते हैं। ठीक, अगर देखें कैसे होता है, तो ये द्रव स्नेही कोलाइड, सबसे पहले द्रव स्नेही कोलाइड, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड होता है, ये बड़ी ही आसानी से, जैसे ही मिला तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को, तो आसानी से बनता है, कोलाइड बनता है, उसे हम द्रव स्नेही कोलाइड इस श्रेणी में रखते हैं। वहीं जिन कोलाइडों को बनाने के लिए अधिक समय लगता है या थोड़ा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उन्हें हम द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, जो आसानी से कोलाइड बनते नहीं। द्रव विरोधी कोलाइड क्या कहते हैं इनको? द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक, इन द्रव विरोधी कोलाइड को बनाने के लिए अलग अलग विधियां हैं, जिनको हम अध्ययन करेंगे आगे। ठीक, तो द्रव विरोधी कोलाइड बनाने की दो तरीके से विधियां का यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां, परिक्षेपण विधियों की बात करेंगे, विधियां, एवं यहाँ पे संघनन विधियां।
परिक्षेपण विधियां एवं संघनन विधि। ठीक, परिक्षेपण विधियां और संघनन विधि। द्रव कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड बनाने के लिए जो आसानी से कोलाइड बनते नहीं। ठीक, तो ये जो परिक्षेपण विधियां जो होती है, इसमें क्या होता है, जो कोलाइड के, इसमें जो कणों का जो आकार होता है, ये कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होती है ना। यहाँ पे कणों का आकार क्या होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होती है कणों का आकार। तो इन कणों को क्या करते हैं, तोड़ा जाता है और कोलाइड के कणों के आकार के बराबर इनको जो है बनाया जाता है। इन कणों को तोड़कर, बड़े आकार के कणों को तोड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर यानी कि कोलाइड के कणों के आकार के बराबर बनाया जाता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, कोलाइड का निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, सॉरी, समझ में आ रहा है ना। ये जो परिक्षेपण विधियां होती है, इसमें जो कण होते हैं जिनसे हमको कोलाइड बनाना, तो इनका आकार बड़ा होता है, 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इन कणों को तोड़ के जो है एक कोलाइड के कण के साइज के बराबर का लाया जाता है। ठीक है भाई, इसे हम क्या कहते हैं, परिक्षेपण विधियां। ठीक, वहीं अगर हम बात करें संघनन विधि की, यहां पर जो कणें होती हैं, ये कणों का आकार जो होता है ना, इन कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है। इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये कणों का आकार जो है 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। तो अब क्या करेंगे, इन कणों को आपस में जोड़ेंगे, है ना, क्योंकि कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। तो इन कणों को हमको आपस में जोड़ के इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाना है, तब जाके वो क्या बनेगा, कोलाइड बनेगा। ठीक, तो इन कणों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, जोड़ते हैं, जोड़ना, आपस में जुड़ना ही क्या है, यहाँ पे संघनन कहलाता है। तो ये आपस में जुड़ के जो है बड़े आकार के बन जाते हैं। तो इन अणुओं का क्या हो जाता है, संघनन हो जाता है, और ये जो है एक कोलाइड का निर्माण करते हैं। ठीक, संघनन की जो विधि है, इन विधियों में, संघनन करने की जो विधियां हैं, उनको हम पढ़ेंगे रासायनिक विधियों में। किसमें पढ़ेंगे, रासायनिक विधियों में। रासायनिक विधियां, अलग अलग रासायनिक विधियों से या रासायनिक अभिक्रियाओं से हम संघनन को समझें। ठीक, आज एक ऊपरी ढांचा देख लीजिए। पहला वाला जो परिक्षेपण विधि था, इस विधि में जब बड़े आकार के कण को काट कर कोलाइड के कणों के आकार पे जो है हम उनके कणों को लाते थे। तो यहाँ पे 2 विधि से जो परिक्षेपण विधियां है ना, परिक्षेपण विधियां 2 तरीके से हैं। ठीक, परिक्षेपण विधियां जो है ये 2 ये पूरा का पूरा क्या है, परिक्षेपण विधि है ना। ये परिक्षेपण विधियां जो है 2 तरीके से। ठीक है भाई, ये पूरा का पूरा परिक्षेपण विधि, और ये 2 तरीके का। ठीक, पहला जो है इसको बोर्डिंग आर्क विधि कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बोर्डिंग आर्क विधि। पहला जो है बोर्डिंग आर्क विधि, और इसका दूसरा जो है पेप्टिकरण। कौन सी विधि है, पेप्टिकरण। ठीक, इस तरीके से कोलाइडों का निर्माण जो है, द्रव स्नेही कोलाइड जो आसानी से बनता है तो इसका मैटर हट। दूसरा है द्रव विरोधी कोलाइड, यहीं पे थोड़ा सा माथापच्ची करने की जरूरत है। द्रव विरोधी कोलाइड को 2 विधियों से यहाँ पे हम कोलाइड बनाना सीखेंगे, परिक्षेपण विधि और दूसरा संघनन विधि। परिक्षेपण विधि में क्या होता है, बड़े आकार के कणों को तोड़कर कोलाइड के कणों के आकार के इसमें लाया जाता है। ठीक है, 1000 नैनोमीटर से ऊपर के आकार के कणों को तोड़कर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कणों का आकार को लाया जाता है, जिससे कोलाइड बन जाता है। परिक्षेपण विधियां 2 तरीके से, बोर्डिंग आर्क विधि और पेप्टिकरण विधि। ठीक है, इन विधियों को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। वहीं दूसरा जो है संघनन विधि। संघनन विधि में क्या होता है,
जो यहाँ पर जो कण होते हैं इनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। उन 1 नैनोमीटर से कम आकार वाले कणों को आपस में जोड़ते हैं, संघनित करते हैं और एक कोलाइड के कणों के आकार के बराबर लाते हैं। इससे क्या हो जाता है, कोलाइड का निर्माण होता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ठीक, तो इस तरीके से कोलाइडों का निर्माण होता है। हम अगले वीडियो में जो है पूरी तरीके से इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। ओके, कि द्रव विरोधी कोलाइडों का निर्माण कैसे होता है। ठीक, ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक आप सबसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।